Okay, so this is page 307, क्वेश्चन 6। सही है, तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, Alex and Brown were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. They provided the following information. तो ये एक तरीके से बैलेंस शीट ही बनी हुई है, बट बस उसने हमें ये एसेट्स, लायबिलिटीज और ये कैपिटल बताया हुआ है। ये पूरा उसका कैपिटल है, बस उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि करंट अकाउंट का पूरा करंट अकाउंट कैपिटल के साथ ही बनाया हुआ है। इट्स बेसिकली हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इनका बैलेंस, ये करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं और ये कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस हैं। शायद इसका भी कुछ करना हो, वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। बट ये बेसिकली आपको बस बता रहा है कि एलेक्स एंड ब्राउन दो पार्टनर्स हैं और ये उनकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। तो आगे बढ़ते हैं कि हुआ क्या बिजनेस में। तो अब सवाल में लिखा हुआ है अगले पेज पे कि C Limited purchased the partnership business on 1st November 2016. They took over all the assets and liabilities with the exception of cash and cash equivalents का मतलब होता है बैंक बैलेंस, and one motor vehicle which was taken over by Alex at an agreed value of 28,000। तो इन दोनों चीजों को हटा के बाकी सब कुछ सी लिमिटेड ने एलेक्स एंड ब्राउन से खरीद लिया। और जब कोई खरीदता है तो वो एसेट्स को रीवैल्यू भी करता है, तो ये उन्होंने एसेट्स को रीवैल्यू किया है। ठीक है। अब जो ट्रिकी बात है या जो नई बात है जो दूसरे क्वेश्चंस में नहीं थी, वो ये है। अब यहाँ लिखा हुआ है द परचेज कंसिडरेशन was 5 times the partnership profit for the year ended 31st October 2016। तो वो कह रहा है पार्टनरशिप का जो भी प्रॉफिट था, परचेज कंसिडरेशन वुड बी 5 टाइम्स ऑफ दैट। तो हमें किसी ना किसी तरीके से ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट वाज पार्टनरशिप्स प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर तो उसने ये बताया हुआ कि वो सेटल कैसे हुई है, बट हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हाउ मच वाज पार्टनरशिप्स प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि वरना हमें प्राइस नहीं मिलेगी। डू यू अंडरस्टैंड? प्राइस मतलब कि किस प्राइस पे हमने बिजनेस खरीदा है। तो हाउ विल वी कैलकुलेट कि कितना प्रॉफिट हुआ था पार्टनरशिप को? तो उसके लिए ना हमें बैलेंस शीट पे पीछे जाना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इसने ये जो डिटेल्स दी है ना, ये किसी फजूल में नहीं दी है। ये वाली, ये नजर आ रही है, ये जो सब कुछ दिया हुआ है, ये इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि पार्टनरशिप का प्रॉफिट कितना है। बेसिकली थोड़ा सा एएस लेवल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। हाँ, देखो, सिर्फ द रेजिडुअल ऑफ शेयर प्रॉफिट, रेजिडुअल प्रॉफिट इज नॉट द प्रॉफिट। आपको बेसिकली ये पता करना है कि इस पार्टनरशिप ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया है। तो इसको पता करने का एक सिंपल तरीका ये है बेटा कि हम ये ले सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि देखो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, या वी गो बैकवर्ड्स एब्सोल्युटली। देखो हमें पता करना है कि पार्टनरशिप का नेट प्रॉफिट कितना है। ठीक है, मैं नेट प्रॉफिट को ना खाली छोड़ देता हूँ, बिकॉज वी डोंट नो हाउ मच इज द नेट प्रॉफिट। ओके, बट वी डू नो कि इस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ होगा और सैलरीज भी माइनस हुई होंगी, तो फिर जाके हमें मिलता है रेजिडुअल प्रॉफिट। ये बात याद है आप लोगों को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो ऐड भी होता, बट इसमें है नहीं तो मैंने इसलिए लिखा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पार्टनरशिप का पिछले साल जो रेजिडुअल प्रॉफिट था वो था ये, दिस वाज द रेजिडुअल प्रॉफिट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो रेजिडुअल प्रॉफिट इस पार्टनरशिप का 60,000 था, लेकिन ये 60,000 का जो प्रॉफिट आया था, ये सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के बाद आया था। तो जो इनकी सैलरीज थी पूरे साल की, वो थी 75,000। ये आप देख सकते हो, 30,000 किसको मिली है, 45,000 किसको मिली है। फिर इसी तरह जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो था 25,000। तो इस पार्टनरशिप का नेट प्रॉफिट कितना होगा, आप लोग बता सकते हो? हाउ मच वाज द नेट प्रॉफिट? या 160,000। समझ आई बात या नहीं? 160,000, मैंने एक जीरो कम लगाया। तो 160,000 का प्रॉफिट इन्होंने पिछले साल कमाया होगा। ये प्रॉफिट हमें क्यों चाहिए, क्यों निकाला हमने ये प्रॉफिट? कोई बता सकता है आप लोगों में से?
ये 160,000 का प्रॉफिट हमने क्यों निकाला है? Yeah, because you need the 5 times of the for the purchase consideration. No, you need it for purchase consideration, सालिक, because उसने यहाँ बताया हुआ है आपको कि हमारी जो purchase consideration है, that is 5 times the profit for the year. So we will need the purchase consideration later. And दोबारा मैं बिल्कुल बता सकता हूँ बेटा, देखो आपको ये समझ आ रहा है कि 36,000 और 24,000 को अगर मैं मिला दूं तो ये मुझे पता चल सकता है कि ये रेजिडुअल प्रॉफिट है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको अगर याद हो एएस लेवल से बेटा, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम जब नेट प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करते हैं, सैलरीज माइनस करते हैं, तो तब जाके हमें पता चलता है कि रेजिडुअल प्रॉफिट कितना है। इसने हमें बता दिया कि आपका रेजिडुअल प्रॉफिट 60,000 है। सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें पता है, तो हम सिर्फ यूं जाके ये पता करना चाह रहे हैं कि कितना प्रॉफिट आया होगा। इन्होंने 160,000 कमाए होंगे, जिसमें से 25,000 का इंटरेस्ट दिया है, 75,000 की सैलरीज दी है, तब जाके 60,000 बचा है, जिसमें से 36 एक बंदे को मिल रहा है, 24 दूसरे बंदे को मिल रहा है। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज प्रॉफिट फॉर द ईयर का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और सैलरीज। तो हमें वो इसलिए चाहिए क्योंकि हमें 5 टाइम्स, उसको 5 टाइम्स करेंगे ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये बिजनेस इन्होंने 160,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 का बेचा है, which is actually 800,000. So 800,000 is the price at which the business is sold. ठीक है? Do you get it now? ठीक है। अच्छा, पहले पार्ट का मैंने अभी तक मैंने पढ़ा नहीं था बेटा कि ये ए पार्ट में आपसे थ्योरी पूछ रहा है, तो ये तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय गुडविल। सो ही इज आस्किंग यू कि यार बस ये बताओ कि गुडविल का मतलब क्या है। तो आप लोगों के ख्याल से क्या मतलब है गुडविल का? हम बोल सकते हैं कि गुडविल इज द excess amount paid to buy the business over and above the value of the assets। यही होता है ना। हम जैसे अभी गुडविल हम जब कैलकुलेट करेंगे, जो इसका फॉर्मूला है वही इसका मतलब है। लाइक यू कैन से बेनिफिट्स आल्सो, बट दैट्स लाइक लाइक जो परचेज गुडविल है इस कॉन्टेक्स्ट में, गुडविल हम क्या बोलते हैं यार, गुडविल वो अमाउंट है जो हमने एक्स्ट्रा पे किया है ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ द एसेट्स। जैसे अभी हम जब कैलकुलेट भी करेंगे युसरा, यहाँ पे वो कह रहे हैं ना कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल पेड बाय सी लिमिटेड, तो हम कैलकुलेट भी कैसे करेंगे? हम कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि वी विल से गुडविल शुड बी इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स टेकन ओवर। जो हमने एसेट्स टेक ओवर किए हैं उनकी हम नेट वैल्यू अगर लें और परचेज कंसिडरेशन में से माइनस करें तो हमें गुडविल पता चलती है। तो इट्स टेक्निकली दिस के सी लिमिटेड ये बिजनेस कितने में खरीद रहा है? ये बिजनेस खरीदा जा रहा है 8 लाख में। वी आर बाइंग द बिजनेस फॉर 800,000। ओके, ओके। एंड नेट एसेट्स की वैल्यू यार पता नहीं देते हैं या नहीं। अच्छा, अब नेट एसेट्स क्या होते हैं? तो हमारा फॉर्मूला पूछ रहे थे बेटा। सो 8 लाख का हमने बिजनेस खरीदा है, और इस बिजनेस से हमने क्या क्या खरीदा है? बेसिकली वी बॉट लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। ये 5 चीजें हमने उनसे खरीदी हैं, जो इवन दो उनकी बैलेंस शीट पे तो नजर आ रहा था कि लैंड एंड बिल्डिंग 3,20,000 की है, लेकिन हम इस पे नहीं लेंगे। जो गुडविल निकालने के लिए आप मार्केट वैल्यू पे लेते हो, ठीक है? तो ये एसेट्स हैं जो हम खरीद रहे हैं, लेकिन हम पैसे कितने दे रहे हैं? 8 लाख। तो जो डिफरेंस होता है उसको गुडविल बोलते हैं। हम आज समझ रहे हो बात को? देखो हमने ये 5 चीजें उनसे खरीदी हैं, इन 5 चीजों की वैल्यू आप मुझे बताओ देखो कितनी बनती है। अच्छा, इन 5 चीजों में ना एक और छठी चीज भी हमने ली है, जो है ट्रेड पेएबल्स। वो यहाँ पे लिस्ट में शामिल नहीं है, वो हमें बैलेंस शीट से उठाने पड़ेंगे, ठीक है? मगर ये 5 चीजें हमने खरीदी हैं, 450, 120, फिर 60, फिर 49
फिर 52,000, लेकिन आपको ट्रेड पेबल्स उनकी बैलेंस शीट से उठाने पड़ेंगे। तो ट्रेड पेबल्स कितने थे, आप लोग बता सकते हो कितने ट्रेड पेबल्स हैं? 39,000, थैंक यू। तो ये बेसिकली जो ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट हो रहा है, ये क्या कैलकुलेट हो रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज द फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस। मतलब गुडविल के बगैर इस बिजनेस की जो नेट एसेट्स की जो मार्केट में वैल्यू है ना, मतलब अगर ये एसेट्स हम मार्केट से जाके अलग अलग खरीदते तो हमें 692,000 के पड़ते हैं, लेकिन हम 8 लाख देने के लिए तैयार हैं। तो क्यों? क्या हम पागल हैं? नहीं, बिकॉज हम ये फील करते हैं कि अगर ये सारी चीजें हमें एक साथ मिल रही हैं और उस बिजनेस का नाम भी मिल रहा है, तो हम 1,08,000 देने के लिए तैयार हैं, बिकॉज वी फील कि हमें उससे कोई ना कोई फ्यूचर में बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उस बिजनेस की ब्रांड की ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो 8 लाख में से अब समझ आ गया, 8 लाख माइनस 692,000 विल गिव यू 108,000। ये हमारी गुडविल की वैल्यू है। ठीक है, फिर वो कहता है कि आप कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन निकालने के लिए हमें बेस्ट तरीका क्या करना चाहिए? एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, अब ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं हम, कोई मुझे बता सकता है? इज दिस फ्रॉम सी लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम एलेक्स एंड ब्राउन? जी, एलेक्स एंड ब्राउन, बिल्कुल। एलेक्स एंड ब्राउन विल बी कैलकुलेटिंग द गेन ऑन रियलाइजेशन, और जो पार्टनर्स गेन ऑन रियलाइजेशन निकालते हैं बेटा, वो बुक वैल्यू के हिसाब से निकालते हैं, बिकॉज बेटा पार्टनर्स ने रीवैल्यू नहीं किया है। ये लैंड एंड बिल्डिंग उनकी बैलेंस शीट पे 450 नहीं लिखी हुई, उनकी बैलेंस शीट पे देखो लैंड एंड बिल्डिंग की क्या वैल्यू लिखी हुई है, 320। तो बेसिकली जो गेन ऑन रियलाइजेशन या लॉस ऑन रियलाइजेशन निकलता है, वो बैलेंस शीट वैल्यूज को देखते हुए निकलता है। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए क्या करते हैं, वी सिंपली टेक द बैलेंस शीट वैल्यूज। जैसे हमने क्या क्या बेचा है, हमारे पास क्या क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग्स थी, देन वी हैड प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स। सही है, ये हमारे पास चीजें थी। ओके, जो हमारी बैलेंस शीट पे हम देख लेते हैं कि किस वैल्यू पे रिकॉर्डेड है। तो आप अगर बैलेंस शीट पे जाओगे तो बैलेंस शीट पे ये सारी चीजें, बस बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं डालना है। तो हमारी बैलेंस शीट पे 320, 135, 110, 320, 135, 110 और क्या है, 38,000 की इन्वेंट्री है, और 54,000 के रिसीवेबल्स हैं, और पेबल्स कितने हैं? पेबल्स 39,000 के हैं। पार्टनर्स बोलेंगे, नहीं 52 नहीं है ना, 52 है, 54 है, 54 है बेटा। हम बैलेंस शीट पे देखेंगे ना, आपने आप वो रीवैल्यूड अमाउंट को देख रहे हो अनिश बेटा। रियलाइजेशन बैलेंस शीट वैल्यूज से बनता है, कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, सॉरी की बात नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस शीट वैल्यूज के हिसाब से ये कहानी बन रही है। और हमने ये बिजनेस सी लिमिटेड को कितने का बेचा है? 800,000 का। बस इसमें एक चीज और लेनी पड़ेगी आपको, कोई बता सकता है क्या? वैसे तो ऐसे निकल जाता गेन ऑन रियलाइजेशन, बट एक चीज रहती है, मैंने एक चीज नहीं डाली है। हाँ, वो क्या चीज है? जी, जो मोटर व्हीकल है, बिल्कुल, वेरी गुड। मोटर व्हीकल एलेक्स ने ले लिया है। सही है, तो जो मोटर व्हीकल एलेक्स ने खरीद ली थी वो भी यहाँ जाएगी, राइट? तो एक मोटर व्हीकल एलेक्स ने खरीदी थी कितने की? 28,000 की। तो वी हैव टू रिकॉर्ड दैट एज कैपिटल ऑफ एलेक्स, 28,000, right? And we can easily now calculate the gain or loss on realization.
विच विल बी आई थिंक 210,000 आता है ना, टोटल जो है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल ऑफ एलेक्स, कैपिटल ऑफ ब्राउन। या यू कुड हैव रिटन एसेट्स कलेक्टिवली, क्योंकि अभी तो आपने कैलकुलेट करना था ना, अकाउंट तो बनाना नहीं था। वो तो मैंने वैसे ही बना दिया था कि हमारे अकाउंट की भी प्रैक्टिस हो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि जो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होता है वो बुक वैल्यूज और परचेज कंसिडरेशन का डिफरेंस होता है। जो गुडविल होती है वो मार्केट वैल्यू और परचेज कंसिडरेशन का डिफरेंस होता है। तो अगर एसेट्स की रीवैल्यूएशन हुई होए तो आपका गुडविल और आपका गेन ऑन रियलाइजेशन सेम नहीं होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखें, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन तो 2,10,000 है, लेकिन गुडविल हमने कैलकुलेट करी थी वो सिर्फ देखो कितनी है, 1,08,000, क्योंकि इन्होंने मार्केट वैल्यूज पे एसेट्स को कंसिडर किया है। रियलाइजेशन में हमने बुक वैल्यूज पे एसेट्स को कंसिडर किया है, बिकॉज दिस इज फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उन्होंने तो ये बिल्डिंग 3,20,000 की खरीदी थी ना, तो वो जब इन चीजों को 8 लाख का बेचेंगे तो वो इसी से कैलकुलेट करेंगे गेन। अच्छा जी, अब कैपिटल अकाउंट बनाना है 11 मार्क का। जी यस, एब्सोल्युटली। देन योर गुडविल एंड योर गेन ऑन रियलाइजेशन वुड ऑलमोस्ट बी द सेम, अनलेस कोई ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो या कोई एसेट वैसेट टेक ओवर नहीं हो रहा हो। अगर पूरा का पूरा बिजनेस कोई चलता हुआ खरीद ले एट बुक वैल्यू, तो गेन ऑन रियलाइजेशन और दैट वुड बी द सेम। नो बेटा, अपडेटेड वैल्यू अगर यूज करेंगे तो हमें अपडेट, इट्स नॉट अबाउट एक्यूरेट, इट्स अबाउट, अगर अहमद, मैं और आप, आपने एक चीज, आपने एक गाड़ी खरीदी बेटा 10 लाख की, ठीक है, और आपने वो गाड़ी 15 लाख की बेची, ठीक है, तो आपको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ ना। अब अगर तुम ये बोलो कि मैंने जब 10 लाख की खरीदी है, अ, उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू 13 लाख थी, लेकिन मैंने 15 लाख में बेच दी, तो मुझे 2 लाख का फायदा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा। आप अपनी अपनी कॉस्ट से अपना फायदा निकालते हो ना। तो पार्टनर्स की जो कॉस्ट है वो तो इन बिल्डिंग की 320, ये 135 और ये और ये और ये है ना, तो दे आर सेलिंग ऑल ऑफ दिस विच दे हैव बॉट फॉर दिस प्राइस, so they would obviously say that, they're selling it for this price, so it would be my cost versus my value, right? That's the point. अच्छा ताक, हाँ जी, आपको क्या चाहिए? ये चाहिए, पिछला पेज। ओके, अच्छा जी, अब कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये दो पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। ओके, सो इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना लिखूं बताओ। देखो बैलेंस शीट पे आप जाओ अगर, तो आपको नजर आ रहा होगा कि पार्टनर्स का जो बैलेंस है कैपिटल का, वो 3 लाख और 2 लाख है। सही है। उसके बाद इनके करंट अकाउंट में भी बैलेंसेस हैं। इनके करंट अकाउंट में कितने बैलेंसेस हैं, इसके लिए कौन सा बैलेंस लेना होगा करंट अकाउंट का? ये बैलेंस एट 1 नवंबर लूं या बैलेंस एट 31 अक्टूबर लूं? हाँ जी, क्या ख्याल है, 72,000 लूं या 76,000 लूं? बिल्कुल, इसका 76 और इसका 61, और ये दोनों के पॉजिटिव बैलेंसेस हैं। कैसे पता है मुझे? क्योंकि ये देखो दोनों ऐड हो रहे हैं, इसमें कैपिटल में जाके ऐड हो रहे हैं, राइट? तो 76 और 61 इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं। फिर बेटा इनको गेन ऑन रियलाइजेशन हुआ है, जो हमने यहां से देखा है,
126,000 इसका और 84,000 इसका। फिर बेटा एक मोटर वैन उसने ली थी, मोटर व्हीकल, वो कैपिटल ऑफ ए से यहाँ से जी, उसको डेबिट कर देंगे एलेक्स को। 28,000 की उसने मोटर व्हीकल ली है, बिल्कुल। अब क्या करना होता है, अब हमें ये देखना होगा बेटा कि ये जो 800,000 की परचेज कंसिडरेशन है, ये वाली, ये हमें देखना है ये कैसे सेटल हुई है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा बेटा, और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये जो 800,000 की परचेज कंसिडरेशन हमने निकाली थी, याद है पहले पार्टनरशिप का प्रॉफिट निकाला था, उसको इंटू 5 किया था। अब ये 800,000 किस फॉर्म में बटा हुआ है, हाउ विल वी कैलकुलेट कि ये 800,000 जो है, ये जो 800,000 है, इसके कितने हिस्से हैं? हमें पता है इसके 3 हिस्से हैं। क्या ख्याल है ना? इसमें कुछ तो कैश है या चेक, जो भी आप उसको बोल दो, कैश या बैंक, ठीक है। फिर इसके अंदर डिवेंचर्स हैं, राइट, और फिर बाकी के जो है ना शेयर्स हैं। तो हमें पता करना पड़ेगा कि हर चीज की वैल्यू कितनी है, राइट। तो कैश और बैंक की वैल्यू कितनी है, वो दी हुई है या हमें निकालनी है? बताओ, आपके सामने स्क्रीन पे है, मैं बस देखना चाह रहा हूँ कोई उठा हुआ भी है या नहीं। कैश और बैंक उन्होंने हमें कितना दिया है? 127,500, बिल्कुल 127,500। हाँ भाई, उठे हुए हैं, सब उठे हुए हैं, ओके ओके ओके। 127,500, ठीक है। अच्छा, डिबेंचर की कितनी वैल्यू होगी? दोनों को डिबेंचर्स दिए गए जिससे उनको उतना ही इंटरेस्ट मिले जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था। ओए होए होए होए, कैसे निकालेंगे? 8% वाले डिबेंचर देने हैं, 8% वाले डिबेंचर्स देने हैं, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, 8% वाले डिबेंचर्स देने हैं जिससे उनको उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना मिलता था ना, उतना ही इंटरेस्ट मिल जाए। तो इसके लिए हमें पीछे जाके क्या देखना पड़ेगा कि उनको कितना, हाँ बिल्कुल, हमें देखना पड़ेगा कि उनको कितना इंटरेस्ट मिलता था। तो अगर आप यहाँ देखो, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हो, जबरदस्त। एलेक्स को इंटरेस्ट मिलता था 15,000, हमें उसको 8% वाले इतने डिबेंचर्स देने हैं कि उसको अभी भी 15,000 का इंटरेस्ट मिले। तो ऐसे निकालेंगे ना, क्या ख्याल है ना? या हम बोल सकते हैं 15,000 जो है वो 8% है और हमें 100% चाहिए ना। तो कितना आता, कितना है इससे, इससे कितने डिबेंचर्स आते हैं एलेक्स भाई के? 187,500 आते हैं। और ये ब्राउन, ब्राउन का भी ऐसे ही कुछ करेंगे। ब्राउन के लिए हम 10,000 यूज कर लेंगे क्योंकि उसको 10,000 का इंटरेस्ट मिलता था, राइट। तो ब्राउन साहब का होगा, इसका 2/3 होगा ना, 1 to 5,000, हाँ 1 to 5,000, बिल्कुल। तो दोनों को हमने मिला के कितने के डिबेंचर्स दे दिए? दोनों को मिलाना इसलिए जरूरी है ताकि वो शेयर्स की वैल्यू निकाल सके। ये दोनों को मिला के कितने बनते हैं डिबेंचर्स? क्या मैं बोल सकता हूँ 3,12,500 के डिबेंचर्स हैं, है ना? वो अलग बात है, इसमें से एक बंदे को 187,500 के मिल रहे हैं, एक बंदे को 125,000 के मिल रहे हैं। तो अब शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी, शेयर्स की, थोड़ा सा इधर लेके जाते हैं, हाँ जी। शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? हाउ विल वी कैलकुलेट शेयर्स की वैल्यू? जो भी मिसिंग है, जो भी बाकी का अमाउंट है, वो शेयर्स की वैल्यू है ना। तो कितना अमाउंट है बाकी का? जी, तो बाकी का अमाउंट बचता है 360,000। सही है। और ये जो 360,000 है, इसको अगर आप 1.8 से डिवाइड करें ना, तो आपको क्वांटिटी भी मिल जाएगी शेयर्स की। लेकिन हमें उसकी क्वांटिटी का भी कुछ करना नहीं है। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अभी हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको मैंने क्या सिखाया है कि ये कैश और बैंक तो सीधा बैंक में जाता है, ये वाला हिस्सा सीधा बैंक में चला जाता है ना। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है, ये सीधा बैंक में जाएगा। डिबेंचर जो पार्टनर को जितने मिल रहे हैं उसको दे देते हैं। तो हम डिबेंचर इनको डेबिट साइड पे देंगे। देखें, जो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना यहाँ पे, इधर, तो यहाँ पे हमने इनको डिबेंचर देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे इनको डिबेंचर दूंगा, जिसके जितने डिबेंचर्स हैं। जैसे इस बंदे को 187,500 के डिबेंचर मिले हैं, इसको 125,000 के डिबेंचर मिले हैं, राइट।
फिर जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो भी हमें इनको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ऑर्डिनरी शेयर्स हमने कैसे बांटने हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? हाउ डू वी हैव टू डिवाइड द ऑर्डिनरी शेयर्स? आप यहाँ पे पढ़ो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है क्या? 3:2 है ना? तो 3:2 में आप, जी 3:2 में आप इसको इसको 3:2 में बांटेंगे, 3/5 और 2/5, 360,000 को। अगर आप इसको 3:2 में बांटो तो आई थिंक इसको मिलेंगे 2,16,000, ऐसा ही है? नहीं नहीं, 240 और 120 तो 2:1 में होगा। अनिश क्या हो गया, 3:2 है, 2:1 नहीं है। हाँ, मैंने सही लिखा है ना? 216 एंड 144। जी। एंड नाउ व्हाट वी डू, वी बेसिकली जस्ट बैलेंस दिस आउट विद बैंक। वी बैलेंस इट आउट विद बैंक टू सी के किसको और कितने पैसे देने हैं। तो पार्टनरशिप के बैंक अकाउंट से ये 70,500 निकाल लेगा और इसका बचेगा 76,000। बिल्कुल। वैसे बैंक अकाउंट बनाना नहीं है, बट हम अपनी तसल्ली के लिए अगर बैंक अकाउंट बनाना चाहें तो हम देखते हैं कि बैंक अकाउंट बैलेंस होता है या नहीं होता है। तो वैसे नहीं बनाना था, बट वी कैन सी कि देखिए इनके पास बैंक में पहले से 19,000 थे। देखो इनके पास बैंक में 19,000 थे, फिर उस कंपनी ने 127,500 डाले, सी लिमिटेड ने। तो अगर आप देखो ये इक्वल आ रहा है, ये थोड़े से पैसे हमने ए को दे दिए, थोड़े से पैसे हमने बी को दे दिए। क्या ख्याल है? इज इट इक्वल? या सही। फिर वो कहता है, 5 मार्क का आखिरी पार्ट रहता है इसका, कि द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ सी लिमिटेड एट 31st October before purchasing the partnership business was as follows. The company made a profit for the year ended 352,000. The directors of C Limited estimate that after purchasing the business, it will increase to 540. ये हमने ऐसा सवाल पहले भी किया था, बट हम, ठीक है अच्छी बात है, ये बार बार आ रहा है। देखो बेसिकली वो ये कह रहा है बेटा कि बिजनेस खरीदने से पहले ना सी लिमिटेड की ये सिचुएशन थी। बिजनेस खरीदने से पहले 2016 में, बिजनेस खरीदने से पहले उनकी सिचुएशन ये थी कि आप ये देख रहे हो, ये उनका टोटल कैपिटल है। कैपिटल पता है क्या शो करता है? कि बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा हुआ है। तो आप ये देख रहे हो इस बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा हुआ था, 4516। और ये बिजनेस प्रॉफिट कितना कमा रहा था, 352 का। तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि देखो, बिफोर बिफोर बाइंग द बिजनेस, जो इनका रिटर्न था ना, रिटर्न मतलब जो ये कमा रहे थे, दैट इज लाइक प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। नो बट यू हैव टू, यू कैन यूज द रेशियोज आल्सो ना। हाँ, आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से भी कर सकते हो ना। तो मैं कह रहा हूँ बिकॉज हमें प्रॉफिट्स का लेवल दिया हुआ है ना, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 352,000 का ये प्रॉफिट कमा रहे थे, और इनकी जो इक्विटी थी या जो इनका कैपिटल था वो था 4516,000। अगर आप इसको करो इनटू 100 तो जरा मुझे आंसर बताओ आता क्या है। जो रिटर्न ऑन कैपिटल है ना, मतलब पैसे पे कितना रिटर्न मिल रहा है, तो ये अराउंड 7.79% है, राइट? ठीक है। अगर हम ये देखें बेटा कि इस एक्विजिशन से हमारा कितना रिटर्न हो रहा है, या
टोटल अब कितना होगा एक्विजिशन करने के बाद। तो देखो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, वो कह रहा है यार अब आपका प्रॉफिट इंक्रीज होके हो जाएगा 540,000। मैं कह रहा हूं अगर हम आफ्टर बाइंग निकालें, आफ्टर बाइंग आई कैन से कि मेरा प्रॉफिट 540,000 है, राइट। और अब जो मेरी इक्विटी है, वो डोंट यू थिंक जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है अब 4516,000 प्लस जो हमने शेयर्स इशू किए हैं और जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे ना। डू अंडरस्टैंड, बिकॉज नाउ द कैपिटल हैज गॉन अप। लाइक अब हमारा जो कैपिटल है दैट हैज गॉन अप बाय 360,000 के, तो हमने शेयर्स इशू कर दिए हैं और हमने डिबेंचर्स भी इशू किए हैं 312,500 के। तो अगर आप अब रिटर्न निकालो तो कितना आता है, कैन यू कैलकुलेट? डू अंडरस्टैंड क्यों प्लस कर रहा हूं? क्योंकि ये बिजनेस फ्री में तो नहीं मिला ना हमें, हमने इक्विटी और डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें ये बिजनेस मिला है ना। तो यू कैन कैलकुलेट कि अब कितना रिटर्न है। या आप ये भी कर सकते हो, देखो अगर आपको ये चीज कंफ्यूजिंग लग रही है, यू कैन ऑल्सो डू इट दिस वे। वन सेकेंड यार, ये पेंसिल की चार्ज, एक मिनट। हाँ, जो भी आता है इससे देखो ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है, ज्यादा आएगा आई थिंक। आप दोबारा कैलकुलेट करके देखो, आई थिंक 10.4 समथिंग आता है। देखो ना, 4516 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 3, आई थिंक 10.41 के करीब कुछ आएगा आफ्टर बाइंग। या 10.41% आता है शायद आफ्टर बाइंग। या व्हाटएवर, सो यू कैन से भाई आपका ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो इंक्रीज हो रहा है, तो शेयर होल्डर्स को फिर फ्यूचर में ज्यादा डिविडेंड्स मिलने का चांस है। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट इकोनॉमी ऑफ स्केल। पता है क्या होती है आपको? हाँ, इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब पता है क्या होता है? कि जब बड़ा हो जाता है ना बिजनेस, तो बहुत सारी कॉस्ट बचना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। तो अब क्योंकि आपने उनका भी बिजनेस खरीद लिया, तो हो सकता है आपको सिनर्जीज मिले। सिनर्जीज मतलब कि एक दूसरे को आप फायदा पहुंचा सकें। जी, देन यू विल हैव अ बिगर मार्केट, यू कैन हैव मोर एफिशिएंट ऑपरेशंस। जैसे आपकी बाइंग पावर बढ़ जाएगी, आपको ज्यादा डिस्काउंट्स मिल सकते हैं, योर एवरेज कॉस्ट विल फॉल डाउन। एग्जैक्टली। तो इस तरह की बातें इनको हमें बतानी थी बेसिकली। आप ये भी बोल सकते हो कि एलेक्स एंड ब्राउन के पास भी कोई ना कोई स्किल्स और एक्सपीरियंस होगा जो उनको वो एडिशनल बेनिफिट्स दे सकता है, क्योंकि वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना बिजनेस की ग्रोथ में, क्योंकि वो भी अब शेयर होल्डर्स बन गए। सही है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन 8। आ जाओ, एक सवाल और करते हैं फिर जाओ, 20 मिनट में हो जाएगा आराम से। अच्छा ये लो बेटा, मैंने तो सिर्फ वो निकाला है, अभी रिटर्न निकाला है, मैंने लिखा नहीं था। बाकी तो हमने वर्बली डिस्कस कर लिया ना बेटा कि उनका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, दिल हैव अ वाइडर मार्केट। ओके श्योर। प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है अपना। जमाल बेटा, देख उसने हमें लास्ट पार्ट में ना, तू लास्ट पार्ट की बात कर रहा है, लास्ट पार्ट में वापस से समझा देता हूँ। आप लास्ट पार्ट का बोल रहे हो? हेलो। नहीं, 800 की तो हमने बहुत शुरू में निकाला था ना यार प्रॉफिट उसका, वो तो वो हमने, आप परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहे हो यार, वो हमने बिल्कुल, वो तो क्वेश्चन के शुरू में निकाला था कि वो यहाँ पे मिट गया है।
बेसिकली सवाल में ये बोला था कि जो भी पार्टनरशिप का प्रॉफिट है ना, उसका 5 टाइम्स होगी परचेज कंसिडरेशन। तो अब इन्होंने क्या किया हुआ, आपको एएस का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। हमें ना ये सब को यूज करके प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। बेसिकली देख, उसने हमें ना शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट बताया हुआ है दोनों पार्टनर्स का। अब लोग गलती ये करते हैं कि बोलते हैं हाँ सर इतना प्रॉफिट इसको मिला है, इतना इसको मिला है, तो इस बिजनेस का प्रॉफिट 60,000 है। आपने ये समझना है कि ये बिजनेस का सिर्फ रेजिडुअल प्रॉफिट है। हमें नेट प्रॉफिट चाहिए। तो जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को माइनस करने के बाद आता है। तो हम यूं उल्टा जाके हमने ये निकाल लिया कि इस बिजनेस में एक्चुअली प्रॉफिट 160,000 का हुआ होगा, क्योंकि सैलरीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के ना ये दोनों 100,000 है। अगर आप इनको मिलाओ ना, ठीक है। ओए जमाल, चलें ठीक है, सही है। क्वेश्चन 8 करते हैं यार, आ जाओ, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन 8 है पेज नंबर 313 पे। हाँ जी, तो ये भी सेल ऑफ बिजनेस ही हो रहा होगा इसमें भी। तो अंजलि एंड बेली ट्रेड एज पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। At 30th April, the statement of financial position of the partnership was as follows। और ये इसने हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे दी है। फिर वो कह रहे थे पार्टनर्स एग्रीड टू फॉर्म अ लिमिटेड कंपनी एक्स वाई लिमिटेड टू टेक ओवर देयर बिजनेस। मतलब एक तरीके से इन्होंने एक्स वाई लिमिटेड को अपना बिजनेस बेच दिया। The following information relates to the partnership. Two vehicles were taken over by the partners at the following valuation. The remaining assets were transferred to XY Limited at the following agreed values. तो ये बेसिकली रीवैल्यूड अमाउंट्स हैं जिसपे वो एसेट्स कंपनी ने खरीदे हैं। कैश कलेक्टेड, ये वो सब कुछ बताया हुआ है। परचेज कंसिडरेशन भी बताई हुई है कि इन्होंने क्या क्या दिया है। और वो आपसे पहले कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। तो ट्रस्ट मी, इन वैल्यूज का अभी कोई काम नहीं है, जो मैंने सर्कल किया हुआ है ना, इनका अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि ये कंपनी ने रिवैल्यूएशन करी है। रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप बनाती है, मैं आपको इसीलिए ये बार बार बता रहा हूँ। और पार्टनरशिप अपना गेन और लॉस ऐसे निकालेगी। जब भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना हो ना, मैं आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, बैंक और लोन के अलावा पहले सारी चीजें डाल दो, भले वो टेक ओवर हो रही हो नहीं हो रही हो। आप जो भी बैलेंस शीट पे लिखा हुआ है ना, बैंक के अलावा और लोन के अलावा आप सब डाल दो। जैसे इनकी बैलेंस शीट पे जो लिखा हुआ है प्रेमिसेस मशीनरी व्हीकल, मैं एज पर द बैलेंस शीट लिख दूंगा प्रेमिसेस मशीनरी व्हीकल इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। ये तो आप पहले ही लिख दें चीजें। जो भी इनकी वैल्यू बैलेंस शीट पे है, रीवैल्यूड अमाउंट्स नहीं, बैलेंस शीट वाले अमाउंट, जैसे 115,000, 40,000। व्हीकल हमें पता है कुछ व्हीकल टेक ओवर नहीं हो रहे, बट खैर है, पहले डाल दो। इसी तरह रिसीवेबल्स भी अगर टेक ओवर नहीं हो रहे हैं या इन्वेंट्री टेक ओवर नहीं हो रही है, आप डाल दो, ठीक है। पेबल्स की भी जो भी वैल्यू उसने बैलेंस शीट पे दी है आप डाल दो। तो पेबल की उसने क्या वैल्यू दी है बैलेंस शीट पे, 7,500, ठीक है। एज सुन एज यू पुट एवरीथिंग, नाउ यू जस्ट नीड टू पुट द परचेज कंसिडरेशन पहले। तो परचेज कंसिडरेशन मतलब हमने ये बिजनेस कितने का बेचा है। तो हमने ये बिजनेस एक्स वाई लिमिटेड को 255,000 में बेच दिया है। तो हम यहां लिख देंगे 255,000। अब अगर उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ खरीद लिया होगा तो आप यहाँ पे रुक जाओ। बट अगर एग्जामिनर बोले कि नहीं भाई, व्हीकल नहीं खरीदी और रिसीवेबल नहीं खरीदे और पेबल नहीं खरीदे, तो फिर आप उनकी सेटलमेंट करो। जैसे क्वेश्चन के अंदर उसने हमें पहली चीज बताई है, अगर आप पेज पे पहली चीज पढ़ो, तो एग्जामिनर फरमाते हैं कि दो व्हीकल जो हैं वो पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिए। तो उनकी जो भी वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे उनके कैपिटल पे काट देंगे। तो आप मुझे बताएं क्या करूं मैं, पहली एडजस्टमेंट का क्या करूं? एनी आइडिया व्हाट शुड आई डू विद फर्स्ट एडजस्टमेंट? जी, so all I need to do, I need to go here and say capital, aha,
कैपिटल ऑफ ए एंड कैपिटल ऑफ बी, और इनकी वैल्यूज हमें पता है 15,000 और 12,500। ठीक है, फिर ये तो रिवैल्यूएशन हो रही है, इसका अभी आपने कुछ नहीं करना है। फिर वो कह रहा है रिसीवेबल से हमने कितना कैश कलेक्ट किया, 3,900। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने रिसीवेबल यहाँ डाल दिए हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे बैंक स्लैश रिसीवेबल्स 3,900, राइट। फिर हमने पेबल्स को पे किया 7,100, तो हम यहाँ लिख देंगे बैंक पेबल्स 7,100। तो अगर टेक ओवर नहीं भी हो रहा होता तो सेटल हो रहा होता है, इस वजह से डालना जरूरी होता है। और क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी हैं, है ना। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 3,900, 3,800, सॉरी 3,800। और बस, अब आप क्या निकाल सकते हो इससे। As soon as you have done this, now you can easily calculate what is your profit or what is your loss. तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ऑफ ए एंड कैपिटल ऑफ बी। जी, I think it should be 18,000, जी 31,000 is the answer. So 18,200 नहीं 18,600, क्योंकि I think 60-40 इनका रेशियो ना 3:2 है, या एंड 12,400 बिल्कुल। क्या ख्याल है, ठीक है। वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, रीवैल्यू कर दिया उन्होंने, भाई ये उन्होंने किया ही नहीं, एक्स वाई ने किया रीवैल्यू। जब एक्स वाई लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गुडविल शुडविल अगर कुछ निकालनी होगी तो देख लेंगे, बट अभी तो उसने क्वेश्चन में हमें सिंपली बोला है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो जरा आप लोग कोशिश करो, 5 मिनट फिर मैं आपको कराता भी हूँ, आप जरा खुद से कोशिश करो कैपिटल अकाउंट की। मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट बना रहा हूँ, फॉर्मेट। देखो करंट अकाउंट्स हैं नहीं हैं, उसको कैसे ब्रेक करेंगे, परचेज कंसिडरेशन को जरा सोचिए 2 मिनट। यार हाउ डू आई शो द क्वेश्चन बेटा, आपके पास नहीं है क्वेश्चन। ठीक है अहमद, उसकी बात करते हैं क्लास के एंड में, ओके।
ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई वाज म्यूटेड, माय बैड, आई एम सेइंग हमने क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिख दिया, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना। फिर गेन ऑन रियलाइजेशन अभी हमने मिलके निकाला था 18,600 एंड 12,400, है ना, ये आप देख सकते हो हमने पीछे निकाला था गाइस, राइट। अच्छा गाइस, इसके अलावा क्या होगा यहाँ पे, जो व्हीकल्स उन्होंने लिए हैं हमने रियलाइजेशन अकाउंट में काटे थे, वो व्हीकल्स या 15,000 और 12,500 के, बिल्कुल अहमद। अब हमें वो जो परचेज कंसिडरेशन है, ये जो 255,000 की परचेज कंसिडरेशन है, इसको ब्रेक करना है किसी तरीके से। तो एग्जामिनर फरमाते हैं कि भाई दो दो चीजें ही हैं उसमें, इस परचेज कंसिडरेशन में दो ही हिस्से हैं। हाँ मतलब एक तो वो कह रहा है इसमें प्रेफरेंस शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं, पहले तो हम उसकी वैल्यू बताओ ना, टोटल वैल्यू बताओ, वो तो तुम स्प्लिट बता रहे हो। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं, 60,000 के। तो बाकी जितने भी हों वो प्रीमियम पे हो नहीं हो, बाकी ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, है ना। तो ऑर्डिनरी शेयर्स कितने के हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 195,000 के, मतलब उनकी टोटल वैल्यू 195,000 है। अगर हम उनकी पार वैल्यू निकालना चाहें तो 1.25 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में बस आपने केयरफुल ये रहना है कि उसने बोला है कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किया, सही है, और ऑर्डिनरी शेयर्स को कैपिटल बैलेंसेस के रेशियो में डिवाइड किया है। तो प्रेफरेंस शेयर्स को तो हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब जो 60,000 है, जैसे यहाँ पे मैं बेटा कह रहा हूँ जो प्रेफरेंस शेयर्स डिवाइड होंगे वो तो होगा, जो 60,000 है ना प्रेफरेंस शेयर्स, वो तो 3:2 में डिवाइड हो रहा है, विच इज 36,000 एंड 24,000, सही है। तो ये तो आपका प्रेफरेंस शेयर्स हो गया जो 3:2 के रेशियो में डिवाइड हुआ है। लेकिन जो ऑर्डिनरी शेयर्स है ना, जो 195,000 के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, इनको किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो इनको टेक्निकली हमने 13:11 के रेशियो में डिवाइड करना है, बिल्कुल। वाई 13:11, बिकॉज ये कैपिटल का रेशियो 13:11 है, बिकॉज 130,000 इज वर्सेज 110,000, तो इट्स एक्चुअली लाइक 13:11। जैसे ये आपने 3:2 में किया ना, क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये कैपिटल का रेशियो 13:11 है, तो बिल्कुल। तो ये जो आपके ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू आएगी वो कैपिटल रेशियो में बढ़ के आएगा 105,625 और 89,375, 105,625 और 89,375। और अब अगर अभी भी कोई बैलेंस रह गया तो हम उसको बैंक से बैलेंस करेंगे। अब आयरॉनिकली दोनों का बैंक इधर आ रहा है, दोनों का बैंक इधर आता है, अब अगर आप देखोगे, या 8025 और 3475। तो वो पूछ रहे प्रीमियम कितना है, वो पूछ रहा है ये जो शेयर्स हैं, ये जो ऑर्डिनरी शेयर्स है ना $195,000 के, वो पूछ रहा है इसमें प्रीमियम कितना है। आपको याद है ये शेयर्स 1.25 पे इशू हुए हैं, हाँ, डू यू गाइस अंडरस्टैंड, ये शेयर्स 1.25 पे इशू हुए हैं। आप अगर पीछे देखो, द शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 0.25 पर शेयर, तो दे आर एक्चुअली इशूड एट 1.25। तो मैं ये कह रहा हूं अगर मैं 195,000 को 1.25 से डिवाइड करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये शेयर्स की ओरिजिनल जो नंबर है ना, वो तो आता है 156,000। तो इसमें फिर शेयर प्रीमियम कितना होगा, नहीं नहीं 48,750 क्यों, 39 होगा ना, 39,000 होना चाहिए ना, क्योंकि 156,000 इंटू 0.25, या आप 195,000 माइनस 156,000 करके भी निकाल सकते हैं 39,000। सही है। फिर वो कह रहा है कि अगर ये जो शेयर्स हैं
ये जो प्रेफरेंस ऑर्डिनरी शेयर्स हैं जिनको हमने कैपिटल रेशियो में बांटा है, अगर वो कह रहा है हम इसको अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते तो क्या होता? अगर हम इन शेयर्स को देखो, अभी हमने कैपिटल रेशियो में बांटा है, जब हमने इनको कैपिटल रेशियो में बांटा था इन शेयर्स को, तो एक बंदे को 105,625 के शेयर्स मिले थे, दूसरे बंदे को 89,375 के मिले थे। ये हमने 13:11 में बांटा था, राइट? वो कह रहे अगर आप इसको इसी 195,000 को 3:2 में बांटते, अगर आप इसको 3:2 में बांटते तो कितने मिलते इसको? अगर 3:2 में बट रहा होता तो पहले वाले बंदे को मिलते 1,17,000 के शेयर्स और दूसरे बंदे को मिलते 78,000 के शेयर्स। तो हम बोलते कि अंजलि would receive more, right? And Bailey would receive less. क्या ख्याल है? अंजलि को ज्यादा मिलते और बेली को कम मिलते। लेकिन अभी तो वो कैपिटल रेशियो में हुए हैं, तो इस वजह से उनको इतने मिले हैं। सिंपल है वैसे मेरे ख्याल से तो। Explain whether or not Anjali made the correct decision to form a limited company. Justify और answer। वो पूछ रहा है ये अंजलि और इसने सही किया या गलत किया। क्या इन्होंने लिमिटेड कंपनी बना के सही किया या गलत किया? जी, तो आप एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने बताने हैं। आप बोल सकते हो लिमिटेड लायबिलिटी मिलेगी उनको। लेकिन फिर डिसएडवांटेजेस भी बताओ कंपनी के। कंपनी के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? कि ज्यादा पेपर वर्क ज्यादा होता है, ऑडिट कराना पड़ता है, यू नो टैक्स देना पड़ता है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, बिल्कुल। बट लिमिटेड लायबिलिटी मिल सकती है। ठीक है, तो ये सिंपल 5 मार्क का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने थे। चलें कल मिलते हैं। अच्छा, बेसिकली इस चैप्टर में ना अभी आप पास पेपर के, नहीं नहीं 2 पॉइंट नहीं आपको। देखिए एडवांटेजेस में तो यू कैन से लिमिटेड लायबिलिटी, यू कैन से वो फ्यूचर में शेयर्स इशू कर सकते हैं, उससे उनको लाइक कंपनीज में ना कैपिटल रेस करना आसान होता है। और कुछ सप्लायर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि कंपनी से ही काम करें। तो कंपनी इज मोर स्ट्रक्चर्ड बट इट हैज इट्स डिसएडवांटेजेस आल्सो। नहीं नहीं है, टेस्ट नहीं। कैपिटल गेन हो सकता है, बिल्कुल शेयर की वैल्यू बढ़ सकती है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा था कि आप लोग ये वाले सवाल ट्राई देखें। ये कुछ सवाल है, ये इसी चैप्टर में ना, ये पास पेपर में ना 20 क्वेश्चन हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन है ना 2, 4, 9, ये मैं पास पेपर सेक्शन की बात कर रहा हूँ। 2, 4, 9, 11, 13, 14, 16, 18, ये सारे एक कॉन्सेप्ट पे हैं जिसको बोलते हैं मर्जर, जो मैं आपको कल सिखाऊंगा। मैं चाह रहा था मैं ऑनलाइन ना सिखाऊं नया कॉन्सेप्ट, इस वजह से मैंने दूसरे क्वेश्चंस कर लिए। अब 6 और 8 में आपको करा चुका हूं, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये 4 सवाल अभी कर सकते हैं पास पेपर सेक्शन में से। ये 4 सवाल आप कर सकते हैं। ये जो ऊपर वाले सवाल हैं ये आप कल के बाद कर पाओगे, जब मैं आपको वो मर्जर का कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो यू कैन डू, करेंटली यू कैन डू दीज 4 क्वेश्चंस। और क्वेश्चन 10 तो मैं चैलेंज करता हूँ आपसे नहीं होगा। 12, 15 और 20 आराम से हो जाएंगे। तो मे बी यू गाइस कैन ट्राई एंड देन वी कैन टॉक अबाउट इट टुमारो। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर वाले हैं ना 2, 4, 9, 11, 13, 14, 16, 18, ये भी नहीं करने हैं।
ओके, चलें, ओके बाय। हाँ देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं।